Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome and learn with Savita. तो स्टूडेंट्स इसके पहले के वीडियो में हमने द लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे एनिस जंग ने लिखा था, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह गरीब बच्चे जो रैग पिकर्स यानी कचरा से कबाड़ बीनने वाले बच्चे हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी बहुमूल्य हैं क्योंकि यही इनके रोजी रोटी और रहने के साधन का एक ज़रिया है। उसी वीडियो के बारे में आज हम आपको क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पे। होम डिड द ऑथर मेट एवरी डे। हमारी जो लेखिका हैं एनिस जंग, वो रोज़ किससे मिलती थीं? एवरी डे द ऑथर मेट ए रैग पिकर अ यंग बॉय नेम्ड साहब। तो हमारी जो लेखिका हैं वो साहब नाम के किशोर लड़के जो कि एक रैग पिकर है, यानी कि कचरे के ढेर से कबाड़ बीनने का काम करता है, रोज़ उनके घर के पास जो कचरे का ढेर रहता था वहाँ से कबाड़ बीनता था। वो लेखिका हमारी रोज़ इस किशोर से मिलती थी। देन व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप। तो वो जो लड़का जिसका नाम साहेब था, जो कचरे से कबाड़ बीनता था, वो कचरे में से क्या क्या चीज़ निकालने की कोशिश करता था। इन द गार्बेज डंप, कचरे के उस ढेर से साहेब लुक्स फॉर रुपीज़, कॉइन्स एंड सम यूजफुल आइटम्स विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश। तो गार्बेज डंप यानी कि कचरे के ढेर से साहब जो है उसमें से जो चीज़ें ढूंढता था वो क्या रहता था, रुपए, कुछ सिक्के मिल जाए या कुछ ऐसा ज़रूरी सामान मिल जाए जिसे वो ले जाके कबाड़ वाले को बेच सके और ताकि उसको कुछ पैसे मिल सके। एज दिस आइटम्स कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी। तो चूँकि ये जो कबाड़ से सामान मिलता था उसको पैसों के लिए बेचा जाता था, उनको पैसे मिलते थे, सो दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर देम। इसलिए इन चीज़ों को गोल्ड यानी कि सोना कहा गया है। What did साहब फाइंड समटाइम्स इन द गार्बेज। साहब को कचरे के ढेर से कभी कभी क्या मिलता था? What did he do then। और जब वो चीज़ उसे मिलता था तो उसके बाद साहब क्या करता था? समटाइम्स साहब फाइंड ए रुपी और 10 रुपी नोट एंड समटाइम्स इवन सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज। कभी कभी तो अगर बहुत लकी हुआ साहब तो उसे 1 रुपया या 10 रुपये का नोट मिल जाता था, लेकिन कभी कभी तो उसे चांदी का सिक्का भी कचरे के ढेर से मिल जाता था। ही डिड नॉट स्टॉप स्क्राउजिंग बट होप टू फाइंड मोर। तो इतना कुछ मिलने के बाद भी, चांदी का सिक्का मिलने के बाद भी, वो कचरे के ढेर में से ढूंढना बंद नहीं करता था कि अब चांदी का सिक्का मिल गया तो बंद कर दें, बल्कि उसके अंदर और ज़्यादा पाने की उम्मीद जग जाती थी और वो कचरे के ढेर से और भी ज़्यादा ढूंढता रहता था। डिस्क्राइब द आयरनी इन साहेब्स नेम। साहेब के नाम में जो व्यंग है वो क्या है, उसे समझाइए। हिज फुल नेम इज़ साहेब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहेब का जो पूरा नाम है वो है साहेब आलम, यानी कि सारे जहान का मालिक, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू हिज नेम ही शुड बी ए किंग। और उसके नाम के अनुसार तो उसे राजा होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज ए रैग पिकर। लेकिन दुर्भाग्य कि वो एक कचरे से कबाड़ बीनने वाला लड़का था, ठीक उसके नाम के विपरीत। ठीक है, हु लैक्स इवन द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। एक ऐसा गरीब लड़का जिसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी उसके जीवन में नहीं थे, यानी कि इन मूलभूत आवश्यकताओं से भी वो वंचित था। यही उसके नाम का व्यंग है। वाई डिड साहेब फैमिली लीव ढाका एंड माइग्रेटेड टू इंडिया। साहब की फैमिली ढाका में रहता था, फिर वो ढाका छोड़ करके इंडिया क्यों आ गए थे? वंस साहेब्स पेरेंट्स लीव amidst the beautiful land of green field and rivers of बांग्लादेश। तो साहब का जो परिवार था, उसके जो माता पिता थे, ये बांग्लादेश के नदी के किनारे बसे हरे भरे
खूबसूरत मैदानों के बीच में उनका घर था और ये वहीं रहते थे। बट स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम एंड दे माइग्रेटेड टू दिल्ली। लेकिन तूफ़ान के आने से क्या हुआ कि उनका सारा खेत, उनका मकान, सब कुछ बह गया और वो रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आ गए। What did garbage mean to the children of सीमापुरी and to their parents? तो जो गार्बेज था, जो कचरे का जो ढेर था, वो सीमापुरी में रहने वाले जो लोग थे, एडल्ट लोग थे, उनके लिए क्या मायने रखता था और जो बच्चे थे उनके लिए क्या मायने रखता था। Here garbage holds a different meaning to both for parents and children. तो यहाँ गार्बेज बच्चों के लिए अलग अर्थ रखता था और पेरेंट्स के लिए अलग अर्थ रखता था। फॉर पेरेंट्स इट प्रोवाइड्स देम विथ फूड एंड शेल्टर। ये बड़े लोगों के लिए, जो वयस्क लोग थे वहाँ के, उनके लिए भोजन और शेल्टर का, यानी कि घर का एक साधन था, क्योंकि इनसे मिले कबाड़ को ही वो बेचकर पैसा लाते थे और उनके भोजन और मकान का जरिया बनता था। फॉर चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। जबकि बच्चों के लिए तो ये तो एक रहस्यमयी दुनिया था, क्योंकि जब भी वो कचरे के ढेर से कबाड़ बिनते थे, उन्हें कैसे कभी रुपए मिलते थे, कभी सिक्के मिल जाते थे, कभी प्लास्टिक के सामान मिल जाते थे, लोहे के सामान मिलते थे, कभी कभी तो क्या होता था कि उनको ढेर सारे पुराने खिलौने भी मिल जाते थे। Garbage to them is gold. Why does the author say so? तो इन लोगों के लिए जो गार्बेज था वो सोना था। ऑथर ऐसा क्यों कहता है ना, पहले भी बताया जा चुका है दूसरे प्रश्नों के रेफरेंस में। गार्बेज मीन्स गोल्ड टू द पुअर रैग पिकर्स बिकॉज आइटम्स दे गेट फ्रॉम इट कैन बी सोल्ड फॉर कैश। गार्बेज इनके लिए सोना जैसा है ना। गार्बेज को ये सोना कह रहे हैं क्योंकि इनसे जो आइटम मिलता है वो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही कीमती होता है ना। कीमती क्यों होता है? क्योंकि ये इन चीज़ों को ले जाते हैं और कबाड़ी को बेच देते हैं और इनको पैसे मिलते हैं। दस बिकमिंग ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, प्रोवाइडिंग देम विथ फूड एंड रूफ ओवर देयर हेड। तो इस तरह ये कबाड़ जो कचरे की ढेर से मिलता है वो इनके जीवन को बनाए रखने का एक साधन होता है, इनके पेट के भोजन और सिर के ऊपर छत मुहैया कराने का एक जरिया होता है। हाउ वाज साहेब्स लाइफ एट टी स्टॉल? साहेब का जीवन टी स्टॉल पर कैसा चल रहा था? Though he was paid ₹800 per month with all his meals. ठीक है, एक समय ऐसा आता है कि जब साहब कचरा बीनने का धंधा छोड़ करके एक चाय की दुकान पर नौकरी करने लगता है, एक साफ सुथरा काम। तो हालांकि उसे ₹800 हर महीने के मिल रहे थे, तीनों टाइम उसे भरपेट खाना भी मिल रहा था, yet साहब वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। लेकिन फिर भी साहब इस टी स्टॉल पर काम करते हुए खुश नहीं था। तो भी क्यों नहीं खुश था? एज ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर एट ऑल। क्योंकि अब वो अपना मालिक खुद नहीं रह गया था। उसका मालिक चाय की दुकान वाला था, वो जब तक चाहता था तब तक उसको दुकान पर रोक करके काम करवाता था और जो जो काम करना चाहता था वो काम उससे करवाता था। तो इस तरह अब हमारा जो साहब था वो स्वच्छंद नहीं रह गया था, अपनी मन मर्जी का मालिक नहीं रह गया था। जब चाहे जब दोस्तों के साथ निकल कर के सड़क पे घूमने की स्वच्छंदता अब उसको नहीं रह गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? तो हमारी लेखिका देखती हैं कि जो रैग पिकर्स थे वो पैर में चप्पल नहीं पहनते थे, तो क्या कारण उनको बताया जा रहा है चप्पल ना पहनने का। वेरियस एक्सप्लेनेशंस वर गिवन टू हर बाय द चिल्ड्रेन लाइक। तो बच्चों ने जो विभिन्न कारण बताए वो इस तरह से थे।
सम ऑफ देम डू नॉट हैव चप्पल्स, उनमें से कुछ के पास तो चप्पल ही नहीं थे। सम सेज इट इज़ अ ट्रेडिशन टू वेयर बेयर फुट, और कुछ ने तो ये भी कहा कि ये तो उनका रिवाज है कि नंगे पैर रहेंगे वो, है ना। तो नंगे पैर रहना ये उनका रिवाज है, कुछ ने ये कारण बताया। टू द ऑथर इट इज़ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मनी, और जहाँ तक लेखिका का मानना है कि ये सब ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास इनको ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे, है ना। और सेकेंड रीज़न से वो जोड़ती हैं कि चूँकि पहले पैसे नहीं थे, वो नंगे पैर रहते थे, तो अब वो उनका रिवाज बन गया है कि उन्हें नंगे पैर ही रहना है। सो पॉवर्टी फोर्स देम टू वॉक बेयर फुट, तो इस तरह से गरीबी उनको नंगे पैर चलने के लिए मजबूर कर देती है। वेयर डज ऑथर फाइंड साहेब वन डे, एक दिन लेखिका साहेब को कहाँ देखती है। द ऑथर फाइंड साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द टेनिस क्लब वॉचिंग टू यंग मैन इन वाइट ड्रेस प्लेइंग टेनिस। लेखिका जहाँ रहती है वहाँ एक टेनिस क्लब था। तो लेखिका एक दिन सुबह सुबह देखती है कि साहेब जो क्लब का जो गेट है, जो चारों ओर फेंसिंग से घिरे हुए फेंस के बीच में बना हुआ है, वहाँ पर खड़ा होकर के साहेब दो युवा पुरुष जो कि बिल्कुल वाइट ड्रेस में थे उन्हें देख रहा था, और वो दोनों अंदर टेनिस खेल रहे थे। ही सेज दैट ही लाइक्स दिस गेम दैट इज़ टेनिस। लेखिका को देख करके साहेब उससे कहता है कि मुझे टेनिस नाम का ये खेल बहुत पसंद है। What could be some of the reasons for migrating what could be some of the reasons for the migration of people from village to city? लोगों का गांव से शहर की ओर पलायन करने का कुछ कारण क्या हो सकता है। Some people migrate from villages to cities in search of their livelihood. तो कुछ लोग तो गांव से शहर इसलिए आते हैं कि उन्हें आजीविका का साधन मिल सके। Cities provide them employment, jobs and other means of getting food and shelter. क्योंकि जब उन्हें गांव में भरपेट खाना नहीं मिल पाता है तब वो शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो इस शहर ऐसा होता है कि जहाँ कहीं ना कहीं उनको या तो रोज़गार मिल जाता है, कहीं होटल में या किसी और जगह पर करने को काम मिल जाता है, और नहीं कुछ तो भोजन और आश्रय पाने का कुछ न कुछ साधन तो उनको मिल ही जाता है। तो यही सब कारण है कि लोग गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। हाउ हैज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर साहेब but what's out of his reach? Sahib is wearing a discarded tennis shoes with a hole in one of them. साहेब एक टेनिस का जूता था जिसके एक जूते में छोटा सा छेद हो गया था, तो जिसका ये जूता था उसने इसे निकाल दिया था। तो साहेब को वो जूता मिला था और वही जूता साहेब पहने हुए था। साहेब डजंट बॉदर अबाउट द होल, साहेब को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था कि इसमें एक जूते में छेद है। फॉर हिम शूज़ इवन विद ए होल इन इट वॉज लाइक ए ड्रीम कम ट्रू। तो भले ही उसके एक जूते में छेद था, लेकिन टेनिस का जूता पहनने का एक ऐसा सपना था जो साहेब के लिए आज सच हो गया था। बट टेनिस द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ रियली आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन टेनिस नाम का वो खेल जिसे वो दो यंग पुरुषों को खेलते हुए वो देख रहा था, इतनी रुचि के साथ वो उसे खेलना वास्तव में उसकी पहुंच के बाहर था। What did the title The Lost Spring convey? इस स्टोरी का जो टाइटल है द लॉस्ट स्प्रिंग, इससे क्या अर्थ निकलता है, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, जस्टिफाई द टाइटल द लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग सिम्बोलाइजेज द चाइल्डहुड ऑफ चिल्ड्रेन।
स्प्रिंग जो है वो बच्चों के बचपन को सिंबलाइज करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसे प्रतिबिंबित कर रहा है। जस्ट इज स्प्रिंग इज द सीजन व्हेन फ्लावर्स ब्लूम। स्प्रिंग एक सीज़न होता है, एक मौसम होता है, बसंत ऋतु, जिस बसंत ऋतु में पौधों के फूल खिलते हैं। तो जैसे स्प्रिंग जो है फूलों के खिलने का मौसम है, Similarly, childhood is the period when an individual blooms and grow. इसी तरह बचपन भी किसी का वो समय होता है जब उसके व्यक्तित्व का विकास होता है और वो बड़ा होता है। It is a horrible fact that the life of some of the poor children who are victim of child labor. तो ये एक बहुत ही दिल को दुखा देने वाली सच्चाई है कि कुछ गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जो चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, बाल श्रमिक बने होते हैं, यानी बचपन में ही वो जीवन निर्वाहन के दायित्व को उठा लेते हैं एंड आर नॉट अलाउड टू ग्रो एंड ब्लूम फ्रीली। तो इस तरह मुक्त रूप से उनके जो व्यक्तित्व के विकास होने का जो समय होता है, वो उनके बड़े होने का समय होता है, वो कुंठित हो जाता है क्योंकि वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं। दे आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ द राइट ऑफ देयर एजुकेशन। इतना ही नहीं, वो शिक्षा के अधिकार से भी वो वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिन भर तो किसी ढाबे पर, टी स्टॉल पर, किसी खेत में या किसी उद्योग में वो क्या करते हैं, अपनी नौकरी करते हैं, रोजी रोटी का साधन जुटाने में लगे रहते हैं। दस दे हैव लॉस्ट देयर स्प्रिंग टाइम, दैट इज़ देयर चाइल्डहुड। तो इस तरह वो अपना स्प्रिंग टाइम यानी कि चाइल्डहुड गंवा देते हैं। तो इसीलिए इस लेसन का नाम द लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बसंत या खोया हुआ बचपन रखा गया है। The author says that Simapuri is a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. What is the meaning of her statement? लेखिका कहती हैं कि सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के पेरिफेरी पर, किनारे पर बसा हुआ है, लेकिन दिल्ली से मीलों दूर है। मेटाफोरिकली कहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हर स्टेटमेंट? उनके इस कथन का क्या अर्थ है? ठीक है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट का बहुत गहरा अर्थ है। तो आइए आते हैं आंसर पर। सीमापुरी सिचुएटेड एट द वर्ज ऑफ दिल्ली। जो सीमापुरी है वो दिल्ली के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। पीपल लिविंग हियर आर स्क्वैटर्स। जो लोग सीमापुरी में रहते हैं उन्हें स्क्वैटर्स कहा जाता है। स्क्वैटर्स क्या होते हैं? ऐसे लोग कहीं बाहर से जो आए हुए हैं और किसी खाली ज़मीन पर वो झुग्गी झोंपड़ी बना करके रहने लगते हैं। जिस ज़मीन पर ये रहते हैं उस ज़मीन के अधिपत्य का कोई डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं होता है। वो दे लिव इन द मड हाउसेस। वो मिट्टी के मकान बना लेते हैं विथ रूफ ऑफ टिन एंड टॉपलिन। तो उस मिट्टी के मकान पर टिन या तिरपाल के छत डाल देते हैं। जगह कैसी होती है? डिवाइड ऑफ सीवेज। लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती है और मलमूत्र के निकास की भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। ड्रेनेज और रनिंग वाटर, पानी बरसता है तो उसकी निकास की कोई व्यवस्था नहीं होती है। गंदे पानी के निकास की भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इट्स ए स्लम एरिया। तो देखा जाए तो ये एक स्लम एरिया होता है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है। दस टोटली डिवाइड ऑफ ऑल द बेसिक एमिनिटीज़। तो इस तरह से ये जो झुग्गी झोपड़ी का एरिया है ये पूरी तरह से बेसिक एमिनिटी
यानी कि मूलभूत सुविधाओं से ये जगह बिल्कुल वंचित होता है। दिल्ली इज़ क्वाइट नियर टू इट बट इट डजेंट रिफ्लेक्ट एनी प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिल्ली। तो देखिए, एक छोर पर दिल्ली बसा हुआ है और इसके दूसरे सेंटर में दिल्ली बसा है और इसके छोर पर सीमापुरी बसा हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन कहाँ दिल्ली का ऐश्वर्य और कहाँ सीमापुरी की दयनीय अवस्था। दिल्ली की कोई भी झलक सीमापुरी में रहने वाले लोगों में रत्ती बराबर भी नहीं दिखती है। In this way, the author is quite right that Simapuri is a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. तो इस तरह से हमारी जो लेखिका है उसने बिल्कुल सही कहा है, मेटाफोरिकली, है ना, कि सीमापुरी हालांकि दिल्ली के किनारे बसा हुआ है लेकिन मीलों उससे दूर है। यानी कि दिल्ली की कोई भी झलक इन सीमापुरी में रहने वाले लोगों में या इस जगह में नहीं देखी जा सकती है। वुड यू एग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रेन आर रेयरली केप्ट? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो इन गरीब बच्चों से प्रॉमिस किया जाता है, चाहे कोई भी करे और किसी भी स्तर पर करे, वो इन प्रोमिसेस को पूरा नहीं करता है? वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नैरेटेड इन द टेक्स्ट? तो हमारे इस लेसन में, इस स्टोरी में भी एक इंसिडेंट है ना, उसका रेफरेंस देते हुए आप स्पष्ट करें। यस, आई फुली एग्री दैट द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रेन आर रेयरली केप्ट। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इन गरीब बच्चों से जो प्रॉमिस किया जाता है वो बहुत कम ही पूरा होता है। प्रोमिसेस आर मेड बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ये जो प्रोमिसेस होती हैं ये नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर एनजीओज़ के माध्यम से की जाती हैं। तो क्या प्रोमिसेस होती हैं? टू प्रोवाइड हेल्दी लाइफ्स, क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्यूज़, वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन, है ना। तो ये जो प्रोमिसेस होती हैं कि इन्हें हेल्दी फूड मिलेगा, हेल्दी लाइफ मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और इन्हें हर तरह के गाली गलौज, हिंसा और शोषण से इनको प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा मिलेगी, बट आर रियरली केप्ट। लेकिन आज की भी स्थिति आप देख लीजिए कि ये प्रोमिसेस कभी भी पूरा नहीं होता है। ये बच्चे आज भी बाल श्रमिक बने रहने पे मजबूर हैं कुछ जगहों पर। इन द टेक्स्ट द ऑथर आस्क्ड साहेब हाफ जोकिंगली इफ़ ही इनरोल इन ए स्कूल दैट शी स्टार्ट्स। तो इस स्टोरी के संदर्भ में अगर हम कहें तो हमारी जो लेखिका हैं इनीस जंग जो साहब से मिलती हैं और मजाक में कहती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो साहब उनको बताता है कि वो जहाँ रहता है वहाँ पर स्कूल नहीं है। तो मजाक में हमारी लेखिका बोलती है अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम इस स्कूल में नाम लिखवाओगे, पढ़ने आओगे? तो साहब खुश हो जाता है। लेखिका का इरादा स्कूल खोलने का नहीं था, उसने सिर्फ एक मजाक किया था, लेकिन साहब थॉट दैट शी हैड प्रॉमिस टू स्टार्ट वन। लेकिन साहब सोचता है कि उसने उससे प्रॉमिस किया है कि वो एक स्कूल खोलेगी उसके लिए, बट द ऑथर वॉज नॉट सीरियस अबाउट स्टार्टिंग अ स्कूल। लेकिन हमारी लेखिका का कोई इरादा नहीं था स्कूल खोलने का। दस शी डिड नॉट कीप हर प्रॉमिस। तो इस तरह से लेखिका भी अपने भले मजाक में कही गई बात थी लेकिन अपनी बात को पूरा नहीं कर पाती है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और क्वेश्चन को लिखिए जहाँ भी लिखना हो, वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और फिर उसको क्वेश्चन को लिखिए, आंसर को लिखिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनके आंसर को याद करिए और लिखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।